नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थव्यवस्था की जो इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज मैंने शुरू की थी उसका पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है। पार्ट 1 में मैंने 50 बेहतरीन प्रश्नों को कवर करवाया था जो आपकी अर्थव्यवस्था की बन सकती थी, तथा पार्ट 2 में हम फिर से 50 सबसे बेहतरीन प्रश्नों को कवर करेंगे जो आपके अर्थव्यवस्था के बन सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का यह जो हमारा सेट है यह वन लाइनर्स के फॉर्म में है, तो जहां भी आपको डिटेल की ज़रूरत पड़ेगी मैंने वहां पे एकदम डिटेल मेंशन किया हुआ है। जहां भी मुझे लगेगा कि यहाँ पर डिटेल बतानी चाहिए वहां पे मैं आपको डिटेल बताते हुए चलूँगा। तो बिल्कुल ध्यान से लास्ट तक इस वीडियो को आपको देखना है। बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है, तो एकदम इत्मीनान से इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। आप ऐसे में सोचिएगा कि सिर्फ 85 प्रश्न इसमें है। 50 प्रश्नों के अलावा मैं आपको जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दूंगा कुल मिला के आपके हो जाएंगे 80 से 90 प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे जो मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दूंगा उसके माध्यम से। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन को आपको नोट डाउन करते रहना है। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, भारत में डिजिटल पेमेंट सिस्टम को बढ़ावा देने से संबंधित समिति कौन सी है? तो भारत में डिजिटल पेमेंट सिस्टम को बढ़ावा देने से संबंधित समिति थी, दो समितियां हैं। एक आपकी हो जाएगी नंदन नीलेकणी समिति और दूसरी आपकी हो जाएगी रतन वी पटल समिति। तो ये दो समितियां हैं आपकी जो संबंधित है किससे? तो ये आपकी भारत में डिजिटल पेमेंट सिस्टम को बढ़ावा देने से संबंधित है ये दोनों समितियां। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके अलावा कुछ अन्य समितियों के नाम मैं आपको बता देता हूं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं तथा बहुत बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो पहली समिति आप याद रखिएगा जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है वो है नरसिंघम समिति। तो नरसिंघम समिति का संबंध किससे है? तो बैंकिंग सुधार से था। पहली समिति आप याद कर लीजिएगा, नरसिंघम समिति का संबंध आपका हो जाएगा बैंकिंग सुधार से। एक समिति आपकी है जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है वो है स्वामीनाथन समिति। तो स्वामीनाथन समिति का संबंध आपका हो जाएगा जनसंख्या नीति से, इसे भी आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद आपकी हो जाएगी राजा चेलैया समिति। सुपर इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में यह पूछी गई है, राजा चेलैया समिति। तो इसका संबंध किससे था? तो यह समिति बनाई गई थी कर सुधार से रिलेटेड, कर टैक्स रिफॉर्म से रिलेटेड, यानी कि कर सुधार से रिलेटेड थी आपकी समिति राजा चेलैया समिति। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। इसके अलावा गाईपोरिया समिति भी बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। गाईपोरिया समिति, गाईपोरिया समिति। तो इसका संबंध किससे था? तो गाईपोरिया समिति का संबंध आपका हो जाएगा बैंक सेवा सुधार से। तो इसे आप याद कर लीजिएगा, बैंक सेवा सुधार से संबंधित थी आपकी गाईपोरिया समिति। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। इसके अलावा काले धन पर मतलब काले धन से रिलेटेड एक समिति बनाई गई थी और काले धन के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए तो कौन सी समिति थी? तो जस्टिस MB शाह समिति। आप याद कर लीजिएगा, जस्टिस MB शाह समिति। तो इस समिति का संबंध किससे था? तो जस्टिस MB शाह समिति का संबंध था काले धन से रिलेटेड। यह समिति बनाई गई थी आपकी जस्टिस MB शाह समिति। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। इसके अलावा एक और समिति आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, उसका नाम है DR गाडगिल समिति। तो इसका क्षेत्र क्या था, किससे रिलेटेड यह समिति थी आपकी? DR गाडगिल। तो DR गाडगिल समिति का संबंध था कृषि वित्त से। किससे? तो कृषि वित्त से संबंधित थी आपकी DR गाडगिल समिति। इसके बाद एक समिति और इंपॉर्टेंट है, कौन सी? तो केलकर समिति। नोट डाउन आप कर लीजिएगा, केलकर समिति का संबंध किससे था? तो केलकर समिति आपकी संबंधित थी अप्रत्यक्ष तथा परोक्ष करारोपण से संबंधित। आप याद कर लीजिएगा, अप्रत्यक्ष तथा परोक्ष करारोपण से संबंधित आपकी समिति थी केलकर समिति। तो ये सभी इंपॉर्टेंट समितियां कुछ जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती थी मैंने उनको बता दिया है, इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच के संबंध को दर्शाने वाले वक्र को हम क्या कहते हैं? तो आपका जो फिलिप्स वक्र होता है आप नोट डाउन कर लीजिएगा,
आपका जो फिलिप्स वक्र होता है यह बेरोजगारी और मुद्रास्फीति दर के संबंध को दर्शाता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका जो, और सॉरी यहाँ पे फिलिप्स वक्र वाला है ना, ये फिलिप्स वक्र आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच संबंध को दर्शाता है आपका फिलिप्स वक्र। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। यह फिलिप्स वक्र आपका कहता क्या है, आइए जान लेते हैं कुछ इसके बारे में। तो आपका यह जो फिलिप्स वक्र होता है यह बताता है कि बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के मध्य जो है किस प्रकार का संबंध होता है। तो इन्वर्स संबंध होता है, प्रतिलोम संबंध होता है। याद रखिएगा, जो आपका यह फिलिप्स वक्र होता है यह बताता है कि बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के जो मध्य संबंध होता है वह इन्वर्स संबंध होता है, यानी कि यह प्रतिलोम संबंध होता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, और जब किसी काम में जरूरत से ज़्यादा व्यक्ति शामिल रहते हैं जिनकी सीमांत उत्पादकता शून्य होती है, तो इस प्रकार की बेरोजगारी को हम क्या कहते हैं? आपको बताना है कि वह कौन सी बेरोजगारी होती है जिसमें ज़रूरत से ज़्यादा व्यक्ति शामिल होते हैं और उन व्यक्ति की जो सीमांत उत्पादकता है वह शून्य होती है। तो यहाँ पे बेरोजगारी की बात हो रही है, तो पूरा डिटेल मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है बेरोजगारी के बारे में। कितने प्रकार की आपकी बेरोजगारी होती है सब कुछ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। आपको करना क्या है, सिर्फ वीडियो को इत्मीनान से पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है तथा इनकी डिफिनीशन क्या है, मैंने यहाँ पे सब कुछ अपलोड किया हुआ है। मैं इसको पढ़ने में ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करूँगा। तो आपको बस सिंपल सी काम करना है कि इसका जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको एक बार इत्मीनान से आप पढ़ लीजिएगा। बेरोजगारी के प्रकार कौन कौन से होते हैं और इनकी डिफिनीशन क्या क्या होती है, इनको आप इत्मीनान से एकदम पढ़ लीजिएगा। वहीं अगर हम प्रश्न की बात करें तो प्रश्न में आपका क्या कह रहा है, प्रच्छन्न बेरोजगारी की बात हो रही है प्रश्न में। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी में क्या होता है, जब किसी काम में जरूरत से ज़्यादा व्यक्ति शामिल हो रहते हैं तो यह स्थिति प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाती है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। प्रच्छन्न बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में अधिक देखने को मिलती है। इन अतिरिक्त श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है, अर्थात उत्पादन में उनका जो योगदान होता है वह नगण्य होता है। तो इसको हम कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। तथा जो आपकी प्रच्छन्न बेरोजगारी है एग्रीकल्चर सेक्टर यानी कि कृषि क्षेत्र में अधिक देखने को मिलती है। तो प्रश्न में इसी के बारे में बात हो रही थी। बाकी जितने प्रकार की आपकी बेरोजगारी होती है इसको एक बार देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं भारत में बेरोजगारी के जो आंकड़े हैं इनको कौन बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े कौन जारी करता है, तो NSSO यानी कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय के द्वारा जो है आपका बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अच्छा, एक चीज़ बताइए आप कि बेरोजगारी हम किसे कहते हैं, तो चलिए इसके बारे में आपको बता देता हूँ। और बेरोजगारी की एक प्रॉपर डिफिनीशन होती है, जब एक व्यक्ति सक्रियता से रोजगार की तलाश करता है लेकिन वह प्रचलित मजदूरी दर पर काम पाने में अक्षम होता है, तो इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, इस अवस्था को बेरोजगारी कहा जाता है। तो इसे आप याद कर लीजिएगा। जब एक व्यक्ति सक्रियता से रोजगार की तलाश करता है, रोजगार की खोज करता है, लेकिन उस व्यक्ति को जो प्रचलित मजदूरी दर है उस पर काम नहीं मिल पाता है, तो इस अवस्था को हम बेरोजगारी कहते हैं, जिसके बारे में आपको याद रखना है। बेरोजगारी के कितने प्रकार होते हैं मैंने आपको आगे मेंशन किया हुआ है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर इत्मीनान से पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और किसान को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ की गई थी। इंपॉर्टेंट है। तो 1998-99 के वित्त वर्ष के दौरान जो है आपकी यह किसान क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ की गई थी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1998। इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, तो अगला प्रश्न है लॉरेंज वक्र की यहाँ पे बात हो रही है। तो लॉरेंज वक्र के द्वारा अभिव्यक्त आर्थिक विषमता के गणितीय मान को हम क्या कहते हैं। तो दो वक्र होते हैं जिनका संबंध गरीबी मापन से होता है, आय की विषमता से होता है। तो आय की विषमता को मापा जाता है, एक तो आपका हो गया लॉरेंज वक्र और एक आपका हो गया गिनी गुणांक। इन दोनों का संबंध होता है आपका आय की
विषमता को मापने से, यानी कि ये दोनों जो हैं क्या काम करते हैं, इन दोनों के द्वारा आपकी इनकम इनइक्वेलिटी यानी कि आय की जो विषमता है उसको मापा जाता है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये जान लेते हैं। तो लॉरेंज वक्र क्या काम करता है, किसी अर्थव्यवस्था में आय की वास्तविक वितरण को दर्शाने हेतु लॉरेंज वक्र का प्रयोग किया जाता है। यह समाज में आर्थिक वितरण और आर्थिक विषमता की माप हेतु एक ज्यामितीय विधि है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। लॉरेंज वक्र की यहाँ पे बात हो रही थी। वहीं गिनी गुणांक का काम क्या होता है, लॉरेंज वक्र के द्वारा अभिव्यक्त आर्थिक विषमता के गणितीय मान को, यानी कि जो आपका लॉरेंज वक्र के द्वारा आय की विषमता को व्यक्त किया गया था, उस विषमता को गणित के फॉर्म में प्रस्तुत करने वाला जो गुणांक होता है उसको हम बोलते हैं गणितीय गुणांक, गिनी गुणांक। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। लॉरेंज वक्र जो आपका होता है यह बताता है कि जो है विषमता घट रही है या बढ़ रही है। बस आपका जो लॉरेंज वक्र होता है इसका मेन काम होता है यह बताना कि जो विषमता है, जो आय की विषमता है, या तो घट रही है या तो बढ़ रही है। सिर्फ यही काम करता है आपका लॉरेंज वक्र। लेकिन आपका जो गिनी गुणांक होता है यह बतलाता है कि विषमता कितनी बढ़ रही है या कितनी घट रही है। तो आई होप इन दोनों में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स का यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यह टॉपिक है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, आय की विषमता को इन दोनों के द्वारा मापा जाता है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्या है, तो ये दोनों जो है आपकी गरीबी मापन की विधियां भी हैं। इसके बारे में आप याद देखिएगा। और एएस तारापुर समिति का संबंध किससे है, आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपकी एसएस तारापुर समिति है यह किससे संबंधित है। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में यह समिति पूछी जा सकती है। तो फटाक से इसका जवाब देने की आप कोशिश कीजिए। तो एसएस तारापुर समिति का संबंध आपका है पूंजीगत खाते की परिवर्तनशीलता से। आप याद कर लीजिएगा, एसएस तारापुर समिति आपकी संबंधित है पूंजीगत खाते की परिवर्तनशीलता से। अगला प्रश्न आपके सामने है, किसी कंपनी की शुद्ध वार्षिक आय पर लगाए जाने वाले कर को क्या कहते हैं हम। तो किसी कंपनी की शुद्ध वार्षिक आय पर लगाए जाने वाले कर को कहा जाता है निगम कर। इंपॉर्टेंट है, आपको ऐसे निवेशक, ऐसे इन्वेस्टर्स का नाम बताना है जो स्टार्टअप्स करने वाले लोगों को आरंभ में ऋण यानी कि पूंजी उपलब्ध करवाते हैं। तो इस प्रकार के इन्वेस्टर्स को हम कहते हैं एंजल निवेशक। एंजल इन्वेस्टर्स या एंजल निवेशक वे होते हैं जो ऐसे उद्यमियों को ऋण या पूंजी उपलब्ध करवाते हैं जो अपना नया स्टार्टअप्स स्टार्ट करते हैं, यानी कि जो नव उद्यमी होते हैं जो स्टार्टअप की शुरुआत करते हैं उनको पूंजी कौन उपलब्ध करवाता है, तो एंजल इन्वेस्टर्स जो हैं उनको प्रारंभ में पूंजी उपलब्ध करवाते हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने के लिए 12 जुलाई 1982 को किसकी स्थापना की गई थी। तो राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई थी देश में कृषि तथा ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने के लिए। कब की गई थी, तो 12 जुलाई 1982 को। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। चलिए कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि नाबार्ड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। गैर बैंकिंग कंपनियों के स्वामित्व में और उनके द्वारा संचालित किए जाने वाले एटीएम जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, तो इस प्रकार के एटीएम को हम कहते हैं व्हाइट लेबल एटीएम। नोट डाउन आप कर लीजिएगा। गैर बैंकिंग कंपनियों के स्वामित्व में और उनके द्वारा संचालित किए जाने वाले एटीएम को हम कहते हैं व्हाइट लेबल एटीएम। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा प्रवर्तक बैंक की भागीदारी आपसे पूछी जा रही है, कितनी होती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपके जो रीजनल रूरल बैंक होते हैं, जो आपके क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं, उसमें केंद्र सरकार की भागीदारी होती है 50%, राज्य सरकार की भागीदारी होती है 15% और आपकी प्रवर्तक बैंक की भागीदारी होती है 35%। रेशियो आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। यह डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है रेशियो। तथा भारत में पहली बार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब की गई थी, तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की जो स्थापना है यह 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी। ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 2 अक्टूबर 1975 को भारत में
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार और प्रवर्तक यानी कि स्पॉन्सर्स बैंक का भागीदारी कितना होता है, तो 50 संबंधी 15 संबंधी 35 का अनुपात होता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के लिए यह हो सकता है। इसकी स्थापना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की जो स्थापना है भारत में 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, अनुसूचित बैंकों के द्वारा रिजर्व बैंक के पास अपने संपूर्ण जमा देयता का एक निश्चित अनुपात नगद के रूप में रखना अनिवार्य होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, यानी कि जो आपके शेड्यूल बैंक होते हैं, जो आपके अनुसूचित बैंक होते हैं, उनके द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास अपने संपूर्ण जमा देयता का एक निश्चित अनुपात नगद के रूप में बैंक और रिजर्व बैंक के पास रखना पड़ता है। तो उसको हम बोलते हैं CRR, यानी कि नगद कोष अनुपात, इसको हम कहते हैं। इसमें होता क्या नगद कोष अनुपात में, कि जो आपके शेड्यूल बैंक होते हैं, जो आपके अनुसूचित बैंक होते हैं, अनुसूचित बैंकों के पास जितना भी उनके पास जमा देयता होता है, उसका कुछ हिस्सा नगद के रूप में जो है उनके पास रखना अनिवार्य होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। तो इसको हम बोलते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशियो। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाल ही में आपका रेपो रेट में परिवर्तन किया गया है, तो वर्तमान में रेपो रेट कितना हो गया है हमारा, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसके अलावा आपको बताना, आपका होमवर्क है कि आपका रेपो रेट कितना है, रिवर्स रेपो रेट कितना है, SLR कितना है, SLR कितना है, MSF कितना है वर्तमान में, और CRR कितना है। इन सभी का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। तो इसका जवाब सभी लोग कहीं से भी खोज कर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि वर्तमान में रेपो रेट कितना हमारा है, रिवर्स रेपो रेट कितना हमारा है, SLR कितना है, MSF कितना है और CRR कितना है हमारा। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे देयता की जगह देयता होगा, संपूर्ण देयता का, तो CRR आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, और केंद्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किसकी संतुष्टि पर की गई थी, आपको बताना है। तो हमारा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, हमारा जो केंद्रीय बैंक है, और इसकी जो स्थापना है यह की गई थी हिल्टन यंग आयोग की संतुष्टि पे, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा हिल्टन यंग आयोग की संतुष्टि के आधार पर ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। तथा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना है RBI का एक्ट था 1934 का, इसी के तहत जो है आपकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को जो है RBI की स्थापना की गई थी RBI एक्ट 1934 के तहत। तथा RBI का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था 1 जनवरी 1949 को। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, RBI का जो राष्ट्रीयकरण है 1 जनवरी 1949 को कर दिया गया था। तथा वर्तमान में RBI के गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास जो हैं वर्तमान में RBI के गवर्नर हैं। हाल ही में जो हमारी केंद्रीय सरकार है उसके द्वारा जो शक्तिकांत दास उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया था, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, 12वीं पंचवर्षीय योजना जिसका टाइम पीरियड था 2012 से 17, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, आपसे पूछा जा रहा है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का मेन उद्देश्य क्या था। इसका जवाब आपको कमेंट, और इसका जवाब आपसे पूछा जा रहा है। तो जो आपकी 12वीं पंचवर्षीय योजना थी इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था तीव्रतर, अधिक समावेशी और धारणीय विकास। तो इसका मेन उद्देश्य था, मुख्य उद्देश्य था तीव्रतर, अधिक समावेशी और धारणीय विकास। इसका मुख्य उद्देश्य था 12वीं पंचवर्षीय योजना का। तथा 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो है कार्यकाल था 2012 से 17। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, यह डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, स्वतंत्रता उपरांत अगस्त 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो स्वतंत्रता के बाद अगस्त 1949 में जो गठित की गई थी राष्ट्रीय आय समिति, इसके अध्यक्ष थे PC महालनोबिस। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, PC महालनोबिस जो थे ये राष्ट्रीय आय समिति जो 1949 में गठित की गई थी इसके अध्यक्ष थे। इसके बारे में आपको याद रखना है।
तथा आपके जो पीसी महालनोबिस हैं और इनका जो बर्थडे होता है, चलिए बताइए कमेंट बॉक्स में कि पीसी महालनोबिस का बर्थडे जो है कब होता है और उनका जो बर्थडे होता है किस दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो विश्व खुशहाली रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है आपका संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा। तो इसके बारे में आपको याद रखना, आपका जो संयुक्त राष्ट्र का सतत विकास समाधान नेटवर्क है, इसी के द्वारा विश्व खुशहाली रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, जारी की जाती है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था तथा क्लासिकल अर्थशास्त्र, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था तथा क्लासिकल अर्थशास्त्र का उद्गम स्रोत माना जाता है। तो इन दोनों का उद्गम स्रोत माना जाता है द वेल्थ ऑफ नेशंस को, यानी कि एडम स्मिथ की जो पुस्तक है द वेल्थ ऑफ नेशंस, इसी को जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था तथा क्लासिकल अर्थशास्त्र का उद्गम स्रोत माना जाता है। यह पुस्तक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके राइटर आपसे पूछे जा सकते हैं। तो वेल्थ ऑफ नेशंस के राइटर आपके हो जाएंगे एडम स्मिथ। इसके बारे में आपको याद रखना है। आपको उस क्षेत्र का, उस एरिया का नाम बताना है जिसके अंतर्गत आपके परिवहन, संचार और वाणिज्य आते हैं। तो मैंने आपको बताया था पहले वीडियो में कि जितने भी आपके सर्विस वाले एरिया होते हैं इनका संबंध आपका हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र से। तो ये सभी आपके सर्विस वाले एरिया हैं। परिवहन हो जाएगा, संचार हो गया और आपका वाणिज्य हो गया, ये सभी आपके सर्विस सेक्टर के अंतर्गत आते हैं तथा सर्विस सेक्टर को हम तृतीयक क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। तो तृतीयक क्षेत्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। वस्तु एवं सेवा कर की यहाँ पे बात हो रही है। तो वस्तु एवं सेवा कर क्या है, किस प्रकार का टैक्स है? तो जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है? तो जीएसटी आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। क्या है? तो अप्रत्यक्ष कर है। तो इसके बारे में आपको याद रखना, जो जीएसटी है यह एक अप्रत्यक्ष कर है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लेते हैं जीएसटी के बारे में। तो जीएसटी जो है भारत में लागू हुआ था 1 जुलाई 2000, कहाँ गया, हाँ, जीएसटी जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है भारत में लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा जब यह लागू हुआ था आपका जीएसटी, उस समय हमारे वित्त मंत्री कौन थे? तो उस समय हमारे वित्त मंत्री थे अरुण जेटली। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा जीएसटी परिषद क्या है? तो अनुच्छेद जो आपका 279A है, इसके तहत राष्ट्रपति जो हमारे हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होंगे, ये जीएसटी परिषद का गठन करेंगे। तो आर्टिकल 279 जो आपका ए है, आर्टिकल 279A जीएसटी परिषद के गठन का प्रावधान करता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा हमारे जो केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं, जो हमारे सेंट्रल फिनांस मिनिस्टर होते हैं, ये जीएसटी के पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना, जीएसटी का अध्यक्ष कौन होता है? तो हमारे जो वित्त मंत्री होते हैं ये जीएसटी के अध्यक्ष होते हैं। वर्तमान में जीएसटी के हमारे अध्यक्ष कौन हो जाएंगी? तो निर्मला सीतारमण। तथा कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम आपका जीएसटी से संबंधित है? तो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है हमारा जीएसटी से संबंधित है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा हाल ही में जो आपका हमारा जो 2022-23 का बजट पेश किया गया है, इसमें यह बताया गया है कि सरकार को जितनी भी प्राप्तियां हुई हैं उनमें से 16% जो प्राप्तियां हैं केवल आपकी जीएसटी से हुई हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स से हुई हैं। यानी कि सेकेंड नंबर पे आपका जीएसटी आता है। जीएसटी जो है सेकेंड नंबर पे आता है। सरकार की कमाई का जो जरिया है उसमें सेकेंड नंबर पे आपका जीएसटी आता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट है यह फैक्ट। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मानव पूंजी निर्माण पर प्रत्यक्ष प्रभाव कौन डालते हैं, आपसे पूछा जा रहा है। तो मानव पूंजी निर्माण पर आपका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है शिक्षा का, चिकित्सा देखभाल का और प्रशिक्षण का। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, मानव पूंजी निर्माण पर जो है किसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है? तो शिक्षा का पड़ता है, चिकित्सा देखभाल का पड़ता है और प्रशिक्षण का पड़ता है। और इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, गरीबी के सामाजिक सूचक के रूप में जाने जाते हैं क्या क्या? तो गरीबी के सामाजिक सूचक के रूप में आपके जाने जाते हैं रोजगार के अवसरों की कमी, निरक्षरता स्तर और स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच की कमी का होना, ये सभी आपके गरीबी के सामाजिक सूचक के रूप में जाने जाते हैं। तो कौन कौन से आपके गरीबी के सामाजिक सूचक के रूप में जाने जाते हैं? तो रोजगार के अवसरों की कमी, निरक्षरता स्तर,
स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच की कमी का होना, ये सभी आपके गरीबी के सामाजिक सूचक के रूप में जाने जाते हैं। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, उरुग्वे दौर का संबंध किससे है, आपसे पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में यह पूछा जा सकता है। तो उरुग्वे दौर का संबंध आपका हो जाएगा गैट से। गैट क्या है, अब आइए जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसी गैट के स्थान पर ही आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई थी, इसी गैट के स्थान पर ही। तो गैट क्या है, तो गैट को हम बोलते हैं जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1948 को की गई थी। यानी कि जो आपका गैट था, जो आपका जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड था, यह 1 जनवरी 1948 को प्रभावित हुआ था, प्रभाव में आया था। कब यह प्रभाव में आया था, तो 1 जनवरी 1948 को यह प्रभाव में आया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा आगे चलकर 1 जनवरी 1995 को इसी गैट के स्थान पर ही विश्व व्यापार संगठन की स्थापना भी कर दी गई थी। यानी कि 1 जनवरी 1995 को इसी गैट के स्थान पर ही वर्ल्ड आपका ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कर दी गई थी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा उरुग्वे दौर का संबंध आपका हो जाएगा गैट से। अगला प्रश्न आपके सामने है, मुद्रा और वित्तीय मामलों में सरकार का वित्तीय अभिकर्ता एवं सलाहकार कौन होता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक जो हमारा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यह मुद्रा एवं वित्तीय मामलों में सरकार का वित्तीय अभिकर्ता एवं सलाहकार होता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। प्रतिछाया बैंकिंग क्या कहलाती है, इंपॉर्टेंट है। तो प्रतिछाया बैंकिंग हम उसे कहते हैं गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय तथा अन्य गतिविधियों को संपन्न करना। यानी कि प्रतिछाया बैंकिंग में क्या होता है, तो इसमें होता है जो आपकी गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं होती हैं उनके द्वारा वित्तीय तथा जो अन्य गतिविधियां संपन्न करवाई जाती हैं उनको हम बोलते हैं प्रतिछाया बैंकिंग। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, आपको बताना है, पूछा जा रहा है आपसे कि मुद्रा अवमूल्यन का क्या परिणाम होता है। मैंने आपको इसके बारे में बताया था, पहला जो वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें मैंने पूरे डिटेल में इसके बारे में बताया था। अगर आपने वीडियो एकदम ध्यान से देखा होगा तो आप आसानी से इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते थे। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि मुद्रा अवमूल्यन कब कब हमारे देश में किया गया है। तो अभी तक जो है 3 बार जो है मुद्रा का अवमूल्यन किया गया है। कब कब, 1949 में, वर्ष आप नोट डाउन कर लीजिएगा, 1949 में, 1966 में और इसके बाद 1991 में। 3 वर्ष हैं जब मुद्रा का डीवैल्यूएशन किया गया, आपका अवमूल्यन किया गया। 1949 में पहली बार, 1966 में फिर किया गया और फिर 1991 में किया गया मुद्रा का अवमूल्यन। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा इसका परिणाम क्या होता है, हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या इसका प्रभाव पड़ता है। तो इससे जो है निर्यात में वृद्धि होती है, देखने को मिलती है। मुद्रा के अवमूल्यन से जो है निर्यात बढ़ता है और जो आयात होता है उसमें कमी, यानी कि आयात जो है घटता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और भारत में आमदनी पर कर की शुरुआत सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी, इंपॉर्टेंट है। तो भारत में आमदनी पर कर की शुरुआत की गई थी 1860 में जेम्स विल्सन के द्वारा। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, जो जेम्स विल्सन था इसके द्वारा 1860 में आमदनी पर कर की शुरुआत की गई थी। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में यह पूछा जा सकता है। और अगला है प्रश्न, 2011 में सूक्ष्म वित्त संस्थाएं यानी कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन स्थापित करने की सिफारिश किसने की थी। तो YH मालेगाम समिति जो थी आपकी, YH मालेगाम समिति, मालेगांव की जगह यहाँ पे गाम होगा, मालेगाम समिति, इसी के द्वारा माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन स्थापित करने की सिफारिश की गई थी। इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारतीय पेटेंट कानून कब लागू हुआ था। 1970 में लागू हुआ था आपका भारतीय पेटेंट कानून, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति घोषित की गई थी कब। तो अप्रैल 2000 में भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति घोषित की गई थी। इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अवस्थित है कहाँ पर, इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा जिनेवा में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा जिनेवा में। इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको करंट अफेयर्स की बता देता हूँ। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड इसकी पहली महिला जो है प्रमुख कौन बनाई गई थी। तो
WTO की यहाँ पे बात हो रही है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है ना यहाँ पे, तो विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला प्रमुख बनाई गई थी, जिनका नाम था ओकोंजो इवेइला। ओकोंजो इवेइला जो थी ये पहली महिला प्रमुख बनाई गई थी WTO की, विश्व व्यापार संगठन की, और इनका देश था नाइजीरिया। तो नाइजीरिया के रहने वाले थी आपकी ओकोंजो इवेइला। ये WTO की पहली महिला प्रमुख बनाई गई थी तथा प्रीवियस ईयर के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उन सभी एग्जाम्स में मुझे लग रहा है मैक्सिमम एग्जाम्स में इनसे प्रश्न पूछा ही गया है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। WTO की जो पहली महिला प्रमुख बनाई गई इसका नाम था ओकोंजो इवेइला, इसका देश था नाइजीरिया। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO की स्थापना कब की गई थी, इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको अभी बताया इसके बारे में, WTO की स्थापना के बारे में। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना कि जो WTO है इसकी स्थापना कब की गई थी। इसका जवाब आप फटाक से कमेंट बॉक्स में हमें दीजिए। सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध किससे है, तो गरीबी रेखा निर्धारण से संबंधित थी आपकी सुरेश तेंदुलकर समिति। गरीबी रेखा निर्धारण के लिए बहुत सारी समितियां बनाई गई थी, उनमें से एक थी आपकी सुरेश तेंदुलकर समिति। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। भारत में गरीबी अनुमानों का आधार क्या है, तो भारत में गरीबी अनुमानों का आधार माना जाता है परिवार का उपभोग व्यय, यानी कि परिवार का जो उपभोग व्यय होता है, जो परिवार कितना अपने उपभोग के लिए खर्च करता है, उसी के आधार पर ही जो है गरीबी का अनुमान लगाया जाता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। आपको उस पंचवर्षीय योजना का नाम बताना जिसके दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की गई थी। आपको फटाक से इसका जवाब देना है। तो वह कौन सी पंचवर्षीय योजना थी और जिसके दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की गई थी, फटाक से इसका जवाब दीजिए आप। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की जो शुरुआत थी यह 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। कौन सी पंचवर्षीय योजना, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है आपकी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की गई थी। तथा आपका जो 10वीं पंचवर्षीय योजना थी इसका टाइम पीरियड था 2002 से लेके 2007। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे 2002 से हो जाएगा, 2007 तक का टाइम पीरियड था आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना का। तो 2002 से 2007 के मध्य थी आपकी 10वीं पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई थी 2001 में, इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। साक्षर भारत मिशन की शुरुआत की गई थी 2009 में, इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। और इसके बाद ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत की गई थी 1987 में, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। 1987 में आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शुरू किया गया था। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत की गई थी 1988 में, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत हुई थी 1988 में। इसके बाद आम आदमी बीमा योजना को कब प्रारंभ किया गया था, तो आम आदमी बीमा योजना को प्रारंभ किया गया था 2 अक्टूबर 2007 को। कब, तो 2 अक्टूबर 2007 में आपकी प्रारंभ हुई थी आम आदमी बीमा योजना। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। और सेबी अधिनियम कब पारित हुआ था, आपसे पूछा जा रहा है कि जो सेबी का अधिनियम था यह कब पारित हुआ था। इसका जवाब आपको फटाक से देना है। तो चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। सेबी का अधिनियम कब पारित हुआ था, तो सेबी का अधिनियम पारित हुआ था 1992 में। सेबी एक्ट जो आपका है यह किस वर्ष का है, तो स्टॉक सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का पूरा नाम क्या होता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सबसे पहले आप जान लीजिए इसका एक्ट बनने से पहले ही जो सेबी है उसकी स्थापना की जा चुकी थी। तो 1988 में, आप याद कर लीजिएगा, वर्ष 1988 में जो है आपकी सेबी की स्थापना की गई थी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा आपका सेबी एक्ट आता है 1992 में, तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। सेबी की स्थापना तो आपकी 1988 में ही कर दी जाती है, परंतु सेबी एक्ट 1992 के द्वारा सेबी को एक वैधानिक संस्था का दर्जा प्रदान किया जाता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। सेबी का मुख्यालय आपका हो जाएगा मुंबई में। और सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई हैं माधवी पुरी बुक। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनाई गई हैं, तो माधवी पुरी बुक जो है ये पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई हैं सेबी की। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है सेबी से रिलेटेड। एक बार फिर मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूं, 1988 में सेबी की स्थापना की गई थी तथा सेबी एक्ट बना था आपका 1992 में। तथा सेबी एक्ट 1992 के तहत जो है सेबी को वैधानिक संस्था का दर्जा प्रदान किया गया। सेबी का वर्तमान में मुख्यालय आपको मिलेगा मुंबई में। और सेबी की पहली महिला अध्यक्ष आपकी बनाई गई हैं, तो इनका नाम है माधवी
पूरी बुक। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। आपको बताना है कि वह क्षेत्र जो भारत में सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में सर्वाधिक योगदान करता है, आपको उस क्षेत्र का नाम बताना है। तो भारत में कौन सा एरिया है जो सर्वाधिक योगदान करता है आपका जीडीपी में? तो मैंने इसके बारे में आपको बहुत बार बताया हुआ है। आपका जो सर्विस सेक्टर है यह सबसे ज़्यादा आपका वर्तमान में जीडीपी में योगदान कर रहा है। तो सर्विस सेक्टर आपका राइट आंसर हो जाएगा, सर्विस सेक्टर यानी कि तृतीयक क्षेत्र। और प्रश्न एक हमारा ऊपर वाला छूट गया था, रोलिंग प्लान की जो अवधारणा यह किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? इंपॉर्टेंट है। तो रोलिंग प्लान की जो अवधारणा थी यह प्रतिपादित की गई थी गुरनार मिर्डल के द्वारा। किसके द्वारा? तो गुरनार मिर्डल के द्वारा जो है रोलिंग प्लान की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी। रोलिंग प्लान को हम बोलते हैं चक्रिक योजना या इसको हम बोलते हैं अनवरत योजना। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। रोलिंग प्लान पहले कब से कब तक था? तो 1978 से 80 के मध्य, 1978 से लेके 80 के मध्य आपका था रोलिंग प्लान। तो इसके बारे में आपको याद रखना है किस सरकार के द्वारा यह रोलिंग प्लान लागू किया गया था? तो रोलिंग प्लान लागू किया गया था आपका जनता पार्टी सरकार के द्वारा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तथा इसकी अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था किसके द्वारा? तो गुरनार मिर्डल के द्वारा। तो इसको हम अनवरत योजना भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको हम रोलिंग प्लान भी कहते हैं, इसको हम चक्रिक योजना भी कहते हैं। तो तीनों एक ही नाम है, इसके बारे में आपको याद रखना है। भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण का पायोनियर हम किसे कहते हैं? तो भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण का जो पायोनियर हम कहते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह को। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा भारत में एलपीजी रिफॉर्म कब लाए गए थे? तो एलपीजी रिफॉर्म 1991 में भारत में लाए गए थे। एल से आपका हो जाएगा लिबराइजेशन यानी कि उदारीकरण, पी से आपका हो जाएगा प्राइवेटाइजेशन यानी कि क्या हो जाएगा? प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और जी से आपका हो जाएगा ग्लोबलाइजेशन। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। यह जो आपका एलपीजी रिफॉर्म था यह 1991 में लाया गया था। तथा जब यह एलपीजी रिफॉर्म लाया गया था तो इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पीवी नरसिम्हा राव थे उस समय भारत के प्रधानमंत्री जब एलपीजी रिफॉर्म लाया गया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, जो भारत में गरीबी निर्धारण हेतु के लिए योजना आयोग के द्वारा वाई के अलग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। तो आपको बताना है कि किस वर्ष में इस समिति का गठन किया गया था, वाई के अलग समिति का। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो मैंने आपको बताया था कि जो गरीबी निर्धारण के लिए है बहुत सारी समितियां बनाई गई थी, उनमें से आपकी एक समिति हो जाएगी अलग समिति। तो 1977 में इसका गठन किया गया था अलग समिति का, और 1969 में आपकी 1979 में यह अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करती है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके अलावा एक समिति का गठन किया गया था लकड़वाला समिति भी हो जाएगी। लकड़वाला समिति भी आपकी गरीबी निर्धारण के लिए ही बनाई गई थी। इसके अलावा आपकी बनाई गई थी सुरेश तेंदुलकर समिति भी बनाई गई थी आपकी गरीबी निर्धारण के लिए ही। इसके अलावा रंगराजन समिति भी आपकी बनाई गई थी गरीबी निर्धारण के लिए। तो ये सारी इंपॉर्टेंट समितियां थी जो आपकी गरीबी निर्धारण के लिए बनाई गई थी, इनके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हरित क्रांति को नई कृषि युक्ति कहा जाता है। तो आपको बताना है कि इस क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ा था। तो हरित क्रांति को जो है हम नई कृषि युक्ति के नाम से जानते हैं और इसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था गेहूं और चावल के उत्पादन पर। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इस हरित क्रांति से ही गेहूं और चावल के उत्पादन में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई थी। स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति जिसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था लागू करने का सुझाव दिया गया था किस पर आधारित थी। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में यह पूछी जा सकती है। तो फटाक से इसका जवाब देने की आप कोशिश कीजिए। तो स्वतंत्र भारत की जो प्रथम औद्योगिक नीति थी जिसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था लागू करने का जिसने मिश्रित अर्थव्यवस्था लागू करने का सुझाव दिया था, यह आधारित थी आपकी हेराल्ड डोमर मॉडल पर। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, हेराल्ड डोमर मॉडल पर यह आधारित थी। इसके बारे में आपको याद रखना है। किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड क्या होता है। तो किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड होता है प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। क्या? तो प्रति व्यक्ति वास्तविक आय जो होती है किसी देश की आर्थिक समृद्धि की सबसे उपयुक्त मापदंड होती है। काली क्रांति का संबंध आपका हो जाएगा कच्चा तेल उत्पादन से, आप इसे याद कर लीजिएगा। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष कौन प्रकाशित करता है। तो भारत का जो इकोनॉमिक सर्वे होता है, भारत का जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है, यह बजट से ठीक पहले पेश किया जाता है, जिसके बारे में आप याद देखिएगा।
तो इसका प्रकाशन किया जाता है भारत के वित्त मंत्रालय के द्वारा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तथा बजट से ठीक एक दिन पहले, बजट से एक दिन पहले जो है आपका आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाता है तथा इसको पेश करता है हमारा वित्त मंत्रालय। और इसको तैयार कौन करता है? तो इसको तैयार किया जाता है हमारे जो मुख्य आर्थिक सलाहकार होते हैं उनके मार्गदर्शन में, जो हमारे आर्थिक मामलों का विभाग होता है उसी के द्वारा जो है आपका तैयार किया जाता है। यानी कि हमारे जो मुख्य आर्थिक सलाहकार होते हैं उन्हीं के मार्गदर्शन में ही इस आर्थिक सर्वेक्षण को तैयार किया जाता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, ठीक बजट से एक दिन पहले आपका आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाता है। कच्छ की खाड़ी में स्थित जो कांडला बंदरगाह है यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह आपका निर्यात प्रसंस्करण के लिए फेमस है, आपका कांडला। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, कच्छ की खाड़ी में स्थित आपका जो कांडला है यह निर्यात प्रसंस्करण के लिए फेमस है। तो अगेन हमने 50 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर कर लिया है जो आपके अर्थव्यवस्था के बन सकते थे। इस तरह से 100 प्रश्नों को हमने कवर कर लिया है और अर्थव्यवस्था के। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, लेखपाल की परीक्षा के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।